गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम ज्योग्राफी का जो दूसरा जो चैप्टर है, जो दूसरा पार्ट है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन का अगला जो टॉपिक है मृदा करेंगे। ठीक है, इससे पहला जो टॉपिक था मैंने आपको भूमि के बारे में पूरा बताया था। भूमि क्या होती है, भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, भूमि का संरक्षण क्यों आवश्यक है और संरक्षण कैसे किया जाता है, ये सब मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, इस भाग में मैं आपको मृदा के बारे में बताऊंगा। मृदा क्या होती है, तो साधारण शब्दों में देखा जाए तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, कहाँ पे, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह पर यानी कि अपर लेयर्स पर दानेदार कणों की संरचना, किसकी, दानेदार, यानी मिट्टी की जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस पर एक दानेदार संरचना होती है। दानेदार कण होते हैं जिनको हम ग्रेनी सब्सटेंस कहते हैं। इनकी जमावट को हम, यानी संरचना को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक, आप लोगों ने दोस्तों जो है कभी ना कभी मिट्टी को अपने हाथ में लिया ही होगा, उठाया होगा, तो आपके हाथ में जो मिट्टी आई होगी वो दानेदार होगी। ठीक है ना, और इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि आप प्रैक्टिकल करके देखें, बाहर जाके आप उसको हाथ से उठा के देख सकते हैं, उसमें दानेदार कण जरूर होंगे। तो अगर दानेदार कण है तो वो क्या हो जाएगी, वो मृदा कहलाएगी। ठीक है, मृदा का निर्माण, अब मृदा जो होती है उसका निर्माण कैसे होगा, यानी कैसे ये बन रही है, तो मृदा का निर्माण जो होता है चट्टाने यानी रॉक्स से, खनिज यानी कि मिनरल से, जैव पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर से, इनसे होता है। इन चट्टाने, खनिज, जैव पदार्थ वो होते हैं जैसे पेड़ पत्तियां हो गई, ठीक है ना, पेड़ पत्तियां, जानवरों के सड़े गले अंश जो होते हैं, है ना, इनके सड़े अंश, इनको हम क्या कहते हैं, जब ये मिट्टी मिल जाते हैं तो ये जैव पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब लंबे समय के दौरान अपेक्षित क्रिया से बनेगी, यानी मृदा कैसे बनेगी, लंबे समय, यानी लंबे समय का मतलब होता है कि, लंबा समय का मतलब होता है कि कोई एक दिन दो दिन में नहीं बनेगी, इनको कई साल लगेंगे, कई साल में ये बनती है। यानी ऐसा कहा जाता है कि एक साल में कुछ मिलीमीटर जो है वो बनती है, एक साल में कुछ ही मिलीमीटर जो है मृदा बनती है। ठीक, अब देखो एक शब्द आया है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूँ अपक्षय क्या होता है। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं। अब देखिए वेदरिंग में एक शब्द आया है वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम, यानी पर्यावरण में मौसमी क्रियाओं के द्वारा चट्टानों, खनिजों, जैव पदार्थों के टूटने फूटने से बनने वाली जो वस्तु है उसको हम मृदा कहते हैं। ठीक है, अब कैसे बनेगी, तो देखिए वेदरिंग मैंने बताया मौसम होता है। अब तापमान में परिवर्तन आएगा, यानी कि चेंज होगा टेम्परेचर, यानी मिट्टी का, यानी जो मृदा है उसका तापमान चेंज होता है। मृदा का तापमान, यानी मृदा का जो तापमान है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो अपेक्षित क्रिया ज्यादा होगी, कहीं कम गर्मी हो तो अपेक्षित क्रिया वहां पे थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े। तुषार क्रिया होती है। तुषार क्रिया का मतलब होता है हिमपात, यानी बर्फ गिरना, फ्रोस्ट, यानी कि कोहरा, जिसको हम वो क्या कहते हैं, सर्दियों के मौसम में ओस गिरती है जैसे, है ना, फ्रोस्ट को हम बोलते हैं ओस। ये सब भी क्या करती है, चट्टानों को टूटने फूटने में मदद करती है, ये एक एजेंट की तरह काम करते हैं। फिर पौधों पत्तों तथा मानवीय क्रियाकलापों से अनावृत शेल। अब अनावृत शेल जो होती है, मैंने बताया जिनको एक्सपोज रॉक कहते हैं, यानी खुली चट्टानें। जब ये खुली चट्टानें निरंतर यानी लगातार टूटते रहेंगी तो इनसे किसका निर्माण हो जाएगा, मृदा का निर्माण होगा। ठीक है ना, अब होगा क्या कि जैसे ये कोई चट्टान है, इस चट्टान में क्या बारिश वगैरह हो रही, धूप वगैरह हो रही, धूप में क्या होगा, गर्मी से ये चट्टान क्या होगी, फैलती है, यानी कोई भी वस्तु जो होगी गर्मी में फैलेगी। ठीक है ना, और सर्दी में वो चीज सिकुड़ेगी। तो जब बार बार ऐसे सर्दी और गर्मी होगी तो वो चीज वस्तु क्या होगी, वो फैलेगी और सिकुड़ेगी, फैलेगी और सिकुड़ेगी। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर क्रैक्स डेवलप होंगे, धीरे धीरे इसमें क्या बन जाएंगे, क्रैक्स बनेंगे। बारिश, अब बर्फ जब इसमें गिरती है, बर्फ या बारिश का पानी जब भी इसके अंदर गिरेगा तो बर्फ इसके अंदर जमेगा। जमने से बर्फ क्या करेगा, अपना आकार बढ़ाएगा, आकार बढ़ने से ये और टूटने लगी। तो इस तरह की जब चट्टान टूट फूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है तो वो मृदा बनती है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है इनको कई साल लग जाते हैं। मैंने जैसे बताया, तो हमारे एक साल में कुछ ही मिलीमीटर्स बनती है ना, एक साल में कई साल लगते हैं, कितनी, यानी एक वर्ष में 1 मिलीमीटर मिट्टी बनती है। ठीक है ना, यानी दर बहुत ही कम है। अब देखें
मृदा परिच्छेदिका, परिच्छेदिका मतलब सॉइल प्रोफाइल कैसे होती है। ठीक है, आप लोगों ने, सब लोगों ने अपने अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, फोटो वगैरह लगाते हैं कि किस तरीके से क्या है, अपने इंफॉर्मेशन में लिखते हैं पेरेंट्स वगैरह इसके बारे में। तो ऐसी मिट्टी की यानी मृदा की भी अपनी एक प्रोफाइल होती है। यानी मृदा कैसे बनती है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। मृदा बनने के लिए सबसे पहले जो जरूरत की चीज होती है वो जनक चट्टानें, जिनको हम पेरेंटियल रॉक्स कहते हैं। ठीक है ना, पेरेंटियल रॉक्स जिसको हम कहते हैं, ये सबसे नीचे की परत होती है। सबसे नीचे की परत यानी ये वाली जो परत होती है, कौन सी परत होगी, जनक चट्टान। यानी यहाँ पे बड़ी बड़ी पत्थर होंगे, बड़े बड़े क्या होंगे, पत्थरों की एक लेयर होगी। ठीक है ना। अब क्या होगी, वेदर रॉक, इनकी अब इसके ऊपर कौन सी क्रिया होगी, अपक्षय क्रिया होगी। मैंने जैसे बताया अपक्षय क्रिया होने से टूटेंगी। तो अपक्षय जो चट्टानें होंगी वो कहाँ होंगी, पेरेंट्स रॉक यानी जनक चट्टानों के ऊपर होंगे। तो यानी ये जो होंगे ये अपक्षय चट्टान पदार्थ है जो कि जनक चट्टानों के ऊपर आती है। ये पहली लेयर होगी जनक चट्टान वाली, दूसरी लेयर होगी अपक्षय चट्टानी पदार्थों की। तीसरी लेयर की हम बात करते हैं, तीसरे स्तर की बात करते हैं। तीसरे स्तर में बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा आएगी। यानी इन्हीं अपक्षय चट्टानों की और जब अपक्षय क्रिया होगी तो वो बालू में बदलेगी, गाद यानी कीचड़ हम जिसको कह सकते हैं उसमें बदल जाएगी, क्ले चमकीला पदार्थ होता है मिट्टी के अंदर, वो क्ले इसके साथ ये यहाँ पे जमती रहेगी। ठीक है साहब, यानी पहले जनक चट्टानें वो टूटी फूटी तो अपक्षय चट्टानें बनी, ये और टूटी फूटी तो बालू, गाद और क्ले बनी। अब जब इनमें भी जब टूट फूट होगी तब ये ह्यूमस वनस्पति और ऊपरी मृदा का निर्माण होगा। ह्यूमस जो होते हैं ये जैविक पदार्थ होता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पेड़ पौधों, पत्तियों के और जानवरों के, जो मरे हुए जानवरों के जो अंश होते हैं, सड़े गले जो अंश होते हैं, जब वो इसके अंदर मिल जाते हैं तब वो ह्यूमस निर्माण करते हैं। ठीक है, इनसे क्या बनती है, मिट्टी का जो प्रोफाइल है, मृदा प्रोफाइल, ये बन जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मृदा निर्माण के कारक यानी फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए ये मृदा कैसे बनती है, एक छोटा डायग्राम मैंने बना रखा है जिसमें मृदा निर्माण के कारक यानी फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन दे रहा है, जिसके कुछ 5 मैंने कारण लिखे हुए हैं। जनक शैल, पहले कौन सा, जनक शैल, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। अब ये जनक शैल का रंग कैसा होगा, यानी रंग यानी कलर, और गठन यानी कि इसका टेक्सचर यानी इसकी बनावट कैसी होती है। फिर रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टी, खनिज और मात्रा, ये सब भी क्या करते हैं, मृदा निर्माण के प्रमुख कारक में आते हैं। ठीक है, यानी मृदा के अंदर खनिज की कितनी मात्रा है, खनिज कौन कौन सी है और वो कितनी मात्रा में वो मिल रही है। ठीक है, रंग जैसे आप देख लें कि अगर किसी जगह पे किसी मिट्टी का रंग लाल है तो वो लाल मिट्टी मिलेगी। ठीक है ना, ये पीली तो पीली मिट्टी का मिलेगा। दूसरे सब प्रमुख कारक है जलवायु, जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं। इसमें आता है तापमान, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण, इन सब की चर्चा हम अभी कर चुके हैं। तापमान बढ़ने पे क्या होगा, मैंने बताया तापमान बढ़ने पे वो वस्तु फैलेगी और वो वर्षा का जल उसके अंदर क्रैक्स में अगर उसके भर जाएगा, उससे वो क्या होगी, टूटेंगी। टूटने से क्या बनेगी, मृदा का निर्माण होगा। उसी मृदा के अंदर क्या मिल जाएगा, ह्यूमस। जब मृदा का निर्माण होगा तो ह्यूमस का भी क्या होगा, इसमें निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, यानी मृदा के निर्माण होने से ह्यूमस का निर्माण इसमें होता है। फिर जो तीसरा कारक है उच्चावच, जिसको हम रिलीफ कहते हैं यानी ढाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मृदा का संचय होगा, संचय यानी मृदा एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल होगा, यानी मृदा वहां पे क्या होगी, रुकेगी, बनेगी। ठीक है, यानी उच्चा वजन जो ढाल होता है वो भी इसका प्रमुख कारक है। चौथा कारक है वनस्पति, जिसको हम फ्लोरा कहते हैं, प्राणी जिसको फौना कहते हैं, और सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या करेंगे, ये ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, यानी ये ह्यूमस के निर्माण को करते हैं। पांचवा कारण जो है समय, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है। लंबा समय लगता है, कई साल लग जाते हैं, मैंने भी आपको बताया है। समय से मृदा की मोटाई निर्धारित होती है, यानी जितना ज्यादा समय होगा उतनी ही मृदा की मोटाई होगी। ठीक है ना, जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही ज्यादा इसकी क्या होगी, मोटाई होगी। अगला जो इसमें जो पार्ट है वो है इसका मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के ऊपर, यानी मृदा का निम्नीकरण या डिग्रेडेशन कैसे होता है, ये खराब कैसे हो रही है, बर्बाद कैसे होती है, वो देखते हैं। तो मृदा अपरदन, सबसे पहले आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन तक क्षीणता मृदा के लिए खतरा होती है। अब मृदा अपरदन क्या होता है, जल से, देखिए जल, वायु और
हिमनद, इनके माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से जब पृथ्वी की जो सतह है उसकी ऊपरी मृदा जो है, यानी ऊपरी मृदा का जो लेयर होती है, अगर ये बह जाए, ठीक है ना, तो उसको मृदा अपरदन कहते हैं। किससे बहेगी? जल के द्वारा या वायु के द्वारा या हिमनदों के द्वारा बहती है। फिर दूसरा प्रमुख कारण जो है इसका निम्नीकरण का, वो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का होना वनों का कटाव, वनों का कटाव, यानी अत्यधिक रूप से अगर वनों का कटाव करेंगे तो जो जड़ें होंगी, जड़ें जो होंगी वो मिट्टी को, मृदा को पकड़ती है, मृदा को पकड़ती है। लेकिन जब पेड़ काट देंगे तो जड़ें नहीं होंगी, जड़ें नहीं होंगी तो मृदा का क्या हो जाएगा? अपरदन होगा, अपरदन होगा। किसके नहीं होने से? जड़ों के नहीं होने से। जड़ों के नहीं होने से मृदा का क्या हो जाएगा? अपरदन हो जाएगा। ठीक है। फिर अतिचारण। अतिचारण के बारे में ये होता है कि भाई जानवर जब किसी खेत के मैदान में, किसी घास के मैदान में जब चरने जाते हैं तो उनको वो क्या होता है, वो चरते जाते और एक समय ऐसा होता है जब घास वो, जैसे इतनी लंबी घास, इतना खाया, फिर जड़ से ही खा जाते हैं। तो इस अतिचारण से क्या होगा? मिट्टी जो होगी, जो मृदा जो होगी वो सामने आ जाएगी, खुल जाएगी तो क्या होगा कि उसमें हवा के द्वारा, जल के द्वारा और हिमनदों के द्वारा वो बह जाएगी। तो इससे मृदा का अपरदन होगा, यानी मृदा का क्षरण होता है। फिर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। खेती जब करते हैं तो हम एसपीवी सीड का प्रयोग करते हैं, जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी कहते हैं। ये जो सीड्स होते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा जल, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ता है। जब भी रासायनिक और कीटनाशक प्रयोग करते हैं तो ये मृदा को नुकसान जरूर पहुंचाता है। उसके अंदर जो भी हमें ह्यूमस वगैरह मिलता है उसको नुकसान पहुंचाता है, जिससे ये खराब होती है। वर्षा दोहन। अत्यधिक बारिश होने से रेन क्या करेगी, बारिश क्या करेगी, उसको दोहन कर देगी, वॉश कर देगी, धो देगी, यानी ऊपर की जो परत उसको बहा के लेके चली जाएगी। इससे भी क्या होगा? मृदा का अपरदन होता है या निम्नीकरण होता है। फिर भूस्खलन। भूस्खलन पहाड़ी भागों के अंदर क्या होता है कि जब जब अत्यधिक बारिश होती है, बारिश होने के जो यहाँ पे जो चट्टानी होंगे या जो पत्थर होंगे वो ढीले पड़ जाएंगे, जैसे पेड़ भी होंगे इसके अंदर। ढीले पड़ने से क्या होगा कि नीचे की तरफ खिसक के आ जाएंगे, यानी ये पूरा जो ढेर है वो नीचे खिसक जाएगा। इस तरीके से पेड़ जो होंगे वो भी इस तरह के गिर जाएंगे नीचे। तो ये जो ढेर होगा ना, जब ये वाला जो ऊपर का जो ढेर है जब नीचे आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। ठीक है। पहाड़ी भागों में ये ज़्यादा होता है। कहाँ पे होता है? पहाड़ी भागों में। ठीक है। मृदा संरक्षण के उपाय। अब देखिए, ये हमने कारण पढ़ा कि इनका डिग्रेडेशन कैसे होता है, ये खराब कैसे होती है, तो इनको संरक्षण भी करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा? सबसे पहले वो होता है मल्च बनाना, जिसको मल्चिंग कहते हैं। अब होता क्या है? ये पौधों के मध्य की बिना ढकी भूमि, यानी पौधों के बीच में, जैसे ये कोई खेत है आपके, ठीक है ना, ये आपका खेत है, खेत में आपने क्या कर दिया, पौधों की कतार लगा रखी है। तो जहां जहां पौधों की कतार है वहां पे तो क्या है कि पौधा है, लेकिन उसके बीच में क्या मिट्टी क्या है, दिख रही है, एक्सपोज है। तो ऐसी भूमि को, ऐसी जो बेयर ग्राउंड है, खुले जो भूमि है, जैव पदार्थों से ढक दो। जैव पदार्थ किसको हम कहेंगे? खाद को कहेंगे। जैसे यानी हम खाद से अगर हम उसको ढक लेंगे तो क्या होगा? मृदा का अपरदन नहीं होगा। ये एक प्रमुख इसका संरक्षण का कारण है। तो जैविक पदार्थों को डालने से क्या होगा कि भूमि की आर्द्रता बनी रहेगी, यानी कि जो जल है उसको सोखने की क्षमता रहेगी। ठीक है ना, सोखेगी ज्यादा तो उसमें आर्द्रता बनी रहेगी आसपास। ठीक है ना, यानी हवा के अंदर, यानी जो वायु होती है, वायु तो पता है ना आप लोगों को, वायु, पवन, ये दो अलग अलग चीज होती है। पवन, देखो पवन जो होती है वो एक निश्चित जगह से, यानी कि निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलती है। पवन जो होगी वो निम्न दाब से कहाँ चलेगी? उच्च दाब की ओर चलेगी। लेकिन वायु जो होती है ये स्थानीय चीज हम जिसको कहते हैं, यानी वायु हमारे आसपास चारों तरफ जैसे है, जिससे हम सांस ले सकते हैं। ठीक है ना, जब कभी देखो कि अभी गर्मी के सीजन कभी कभी हवा बिल्कुल नहीं चलती है, पेड़ के पत्ते बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन हम फिर भी सांस ले रहे हैं। तो सांस कैसे ले रहे हैं? वो वायु की वजह से ले रहे हैं। ठीक है, तो वायु के अंदर जो जल की मात्रा है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। तो ऐसा करने से आर्द्रता बनी रहेगी। ठीक है। फिर होता है वेदिका फार्मिंग, जो तीव्र ढाल यानी टेरेस फार्मिंग कहते हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में वेदिका यानी टेरेस बनाई जाती है, जिनसे जल का प्रवाह रुकेगा और मिट्टी का अपरदन कम होगा। जैसे ये आपका एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे मैंने बना रखा है, पहाड़ी है, इसमें क्या है, पहाड़ी को इस तरह के काट दिया जाएगा, टेरेस की तरह काटेंगे। कैसे काटेंगे? टेरेस की तरह, यानी इसमें सीढ़ियां बनानी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसको
काट दिया जाएगा, जैसे ये मैंने बनाया। अब इसमें होगा कि जब ये ऐसे टेरिस बनेगी तो यहाँ पे आपको जगह मिल रही खेती करने के लिए, बारिश जब होगी तो पानी इसमें गिरेगा, ऐसा कि इधर मिल गिर जाएगा। तो पानी क्या है, जो जल है वो धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि ढाल नहीं, अपने ढाल कम कर दी, धीरे धीरे चलेगा फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, आपको खूब जगह मिल रही खेती करने के लिए, खेती करते रहिए, धीरे धीरे पानी गिरेगा धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा, जल का जो वेग है, वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जल का वेग कम होने से क्या हो जाएगा कि अपर्दन क्रिया भी कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुच्चय रेखीय जुताई, जिसको हम कंटूर प्लगिंग कहते हैं, ये भी पहाड़ी ढाल पर समान रेखाएं करना होता है। यानी पहाड़ी ढाल पर समान रेखाओं में जुताई करें जिससे पानी ठहर सकेगा। यानी ये पहाड़ी ढाल है मैंने बने, पहाड़ी ढाल पे मैंने क्या, अब इसमें क्या किया जाता है कि जमीन की जो हल जब चलाए जाते हैं तो ऐसे चलाए जाते हैं, समान है, थोड़ा ऐसे चलाया फिर इस तरीके चलाया, फिर इस तरीके चलाया, फिर इस तरीके चलाया। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं, देखो रुकावट कर रहे हैं इस तरीके से। ऐसे करने से क्या होगा, जब बारिश होगी तो पानी, तो जल जो होगा वो इस क्यारी में आएगा, धीरे धीरे यहाँ से इसमें आएगा, इसमें आएगा, है ना। तो धीरे धीरे मतलब यहाँ पे ये रुक जाएगा, यहाँ आएगा, इसमें फिर रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा कि जो जल है वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो क्या होगा कि एक तो जल जब धीरे धीरे आता है तो मृदा के अंदर जो होता है उसमें आर्द्रता बनी रहती है, यानी मृदा भी जो होती है वो पानी सोखेगी, और धीरे आएगा तो मृदा का अपरदन नहीं होगा, यानी इससे अपरदन भी रुकता है। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं रक्षक मेखलाएं, जिनको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा शुष्क तथा जो तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं, जिनको ड्राई कोस्टल एरिया, तटवर्ती जो तट का मतलब होता है किनारा, किसका किनारा, तो समुद्री किनारा। कौन सा किनारा, समुद्री किनारा। तो ऐसी जगह समुद्री किनारे पे या रेगिस्तान में, जहाँ पे रेगिस्तान शुरू होता है या खत्म होता है, वहां पर क्या कर सकते हैं, पेड़ों की इस तरह के एक बेल्ट लगा देते हैं, एक श्रृंखला में पेड़ों की कतार लगा देते हैं। ठीक है ना, यानी शुष्क तथा तटवर्ती क्षेत्रों पर पेड़ों को कतारों में लगाया जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। यानी इससे क्या होगा कि जब हवा इस तरह की चलेगी अपने से मिट्टी उड़ा के, तो ये पेड़ों से टकराएंगे, पेड़ से टकराएंगे तो वहीं पे मृदा क्या करेगी, नीचे ये पे जमा करते रहेगी। ठीक है ना। फिर अगला समुच्चय रेखीय रोधिकाएं। अब रोधिकाएं यानी रोधना है, यानी रोकना है। रोधिकाएं का मतलब होता है रोकना। ठीक है, समुच्चय रेखा मैंने आपको अभी ये बताई है। इसमें क्या किया जाता है, घास या पत्थरों से अवरोध बनाकर मिट्टी का कटाव जो है रोका जाता है। जैसे पहाड़ी ढाल है इस तरीके से, यहाँ पे क्या कर दिया कि अब आपको रोकना चाहिए तो घास लगा दी है बीच में। ठीक है ना, फिर थोड़ी देर बाद में पत्थर लगा दी, फिर घास लगा दी, फिर पत्थर लगा। इस तरीके से क्या करो कि आप घास की और पत्थर की एक लेयर बना के पानी को क्या करो, रोक रहे हो। तो रोकने से क्या होगा, मृदा का अपरदन भी नहीं होगा। फिर चट्टानी बांध बनाकर करते हैं। अब मैदानी क्षेत्रों में जहाँ जल का बहाव होता है वहां पर जल के बहाव को रोक कर मिट्टी का बहाव रोका जाएगा। यानी एक जैसे अब ये पानी आ रहा है आपके, ठीक है ना, पानी आ रहा था, आपने क्या किया, पानी को रोकने यहाँ पे बांध बना दिया, पानी यहाँ पे इतना बांध बना के पानी यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होगा, फिर धीरे धीरे पानी इसके ऊपर से जाएगा, फिर आगे आपने एक बांध बना दी। इस तरीके से क्या होगा कि जल का अपरदन रुकेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, जल का अपरदन, यानी ऐसे करके बनाएंगे हम। यहाँ पे एक आपने बांध बनाया, जल आ रहा है यहाँ से, जल यहाँ से नीचे गिरेगा तो यहाँ पे रुकेगा, स्पीड कम, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर धीरे धीरे आके फिर यहाँ रुकेगा, फिर स्पीड कम। इससे क्या होगा, मृदा का अपरदन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीज की फसल उगाना, इसका मतलब अल्टरनेट क्रॉपिंग, यानी अलग अलग फसल उगाना, यानी एकांतर कतार में फसल उगाना। एकांतर का मतलब एक के अंतर से, किसके अंतर से, एक के अंतर से। जैसे आपने फसल लगे, कतार लगे, जैसे एक कतार आपने पहली फसल की लगा दी, ठीक है, फिर दूसरी कतार आपने दूसरी फसल की लगा दी, फिर पहली फसल, फिर दूसरी फसल। इस तरीके से जो अलग अलग कतार लगाओगे तो इससे जो उसका जो जड़ें होंगी ना वो अलग अलग हो जाएंगी, जल को रोकेंगी और अपरदन क्रिया कम करेगी। तो ये तो मैंने आपको मृदा क्या होती है वो बताया, मृदा की प्रोफाइल समझाई आपको, साथ ही साथ मैंने आपको मृदा बताई, इसकी प्रोफाइल बताई है मैंने, ठीक है ना। फिर प्रोफाइल बताने के बाद इसका जो निम्नीकरण बता दिया, और निम्नीकरण के साथ ही मैंने इसको संरक्षण कैसे करना है वो संरक्षण के उपाय हमने किए। तो
आज हमने कम से कम 5 टॉपिक जो हैं, 4 टॉपिक हमने किए हैं इसमें, यानी 4 टॉपिक मृदा से जुड़े हुए ही टॉपिक हमने किए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। होमवर्क जो है इस वीडियो के बाद में मैं आपको PDF फाइल में भेज देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।